नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपसे एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा बायोलॉजी का पहला लेक्चर है। हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है दो शब्दों, ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक होता है बायोस और दूसरा होता है लोगोस। एक होता है बायोस, दूसरा होता है लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लिविंग थिंग यानी लाइफ, यानी कि लिविंग थिंग यानी सजीव, और लोगोस मीन्स होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना, यानी सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो हमें अगर परिभाषा बताना हो तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है? जीवधारियों या सजीवों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, जो बायोलॉजी शब्द है, इन्होंने सबसे पहले किन्होंने इसका प्रयोग किया था? तो सबसे पहले इसका प्रयोग जो है लैमार्क और ट्रेविनस नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद देखते हैं बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। तो बायोलॉजी को सुविधा के अनुसार यानी सुविधा के अनुकूल होते हुए इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है बॉटनी, दूसरा होता है जूलॉजी। बॉटनी का अर्थ होता है जिसमें वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान। यानी कि बॉटनी जो होता है उसमें हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, जितने पेड़ पौधे होते हैं सजीव उनका हम अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है? वो बॉटनी होता है। अगर जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे मछली हो गया, हम लोग हो गए यानी होमो सैपियंस हो गया, भालू, शेर, कुत्ता, बिल्ली, इन सब का किसमें अध्ययन करते हैं? हम लोग जूलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। यानी जितने भी जंतुओं का अध्ययन करेंगे वो हम किसमें अध्ययन करेंगे? जूलॉजी नामक जूलॉजी में अध्ययन करेंगे। और बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं? सभी सजीव पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगर फादर ऑफ बॉटनी बात किया जाए तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रस्टस नामक वैज्ञानिक। थियोफ्रस्टस ने बॉटनी की उत्पत्ति की थी और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो काफी एग्जामों में पूछा जा चुका है, और ये इसको आप हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? अरिस्टोटल यानी अरस्तु नामक वैज्ञानिक जो थे उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो इनका बुक क्या है? हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया एनिमलियम में इन्होंने जूलॉजी के विषय में बताया था। सबसे पहले इन्होंने ही जूलॉजी और बायोलॉजी की खोज की थी। उसके बाद देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका, यानी कि पूरी दुनिया जो है, इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा गैलिस सेप्टिकम है। क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलिस सेप्टिकम। और अगर बात करें इस दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किस चीज की होती है? सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। यानी कि ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर बात करें कि सबसे लंबी कोशिका, देखिए ये सबसे बड़ी कोशिका है, इसको ध्यान देना, ये है सबसे बड़ी कोशिका और ये सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तनिका तंत्र होती है सबसे लंबी। उसके बाद मानव में आ जाते हैं। मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो स्पर्म होता है। यानी कि मेल का स्पर्म जो होता है वो सबसे बड़ा, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो स्पर्म होता है। और मानव शरीर में सबसे छोटी जो कोशिका सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो ओवम होता है। ओवम यानी कि अंडाणु। ओवम यानी कि अंडाणु, ये फीमेल में होता है और ये किसमें पाया जाता है? ये मेल में पाया जाता है। उसके बाद में न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन एक ऐसी कोशिका होती है जो सिर में पाई जाती है, यानी कि दिमाग में पाई जाती है। ये ऐसी कोशिका होती है जिसमें विभाजन नहीं होता है। इसमें विभाजन नहीं होता, इसीलिए देखिए आप लोगों को कहा जाता है कि पुलिस जो कहता है हमें कि हमेशा हेलमेट लगा के रहिए। हेलमेट क्यों लगाना जरूरी है? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे कहीं पे चोट लग जाती है आपके, तो अगर ऊपर सिर में लग गया, ऊपर कपाल में लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर भी चला गया, परत में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं हुमस के अगर लग गया, इसके सिरों में, आपको नर्वस सिस्टम न्यूरॉन में कहीं लग गया तो आप डिलीट हो जाइएगा, फिर आप कभी फिर रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलेंगे आप। इसका मतलब हमें न्यूरॉन जो होती है विभाजन रहित होती है। ये क्या होती है? विभाजन रहित कोशिका है। ये विभाजन रहित कोशिका है, विभाजन रहित है। और लीवर जो होता है ये सबसे ज्यादा विभाजन किसमें पाया जाता है? इसमें सबसे ज्यादा विभाजन होता है लीवर में होता है। यानी यकृत जो होता है, हमारी यकृत में सबसे ज्यादा विभाजन की पावर होती है। यानी और इसके अगर लीवर को कट भी जाता है तो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाता है वो। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेल यानी कि कोशिका। जीवन की ये सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। यानी कि इस जीवन की सबसे छोटी मूलभूत
कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है क्या? कोशिका। यानी कि हमारे जो हाथ पैर जो सब हैं बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। उसके बाद देखते हैं सेल। सेल तो इसका इंग्लिश नेम है, इंग्लिश नाम है। उसके बाद इसको लेकिन वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। बायोलॉजी में इसे साइटो कहते हैं, साइको नहीं, साइटो। साइटो जो होता है, साइटो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। और देखते हैं कि अगर कोशिका की खोज किसने किया था। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन इन्होंने जीवित कोशिका की खोज नहीं किया था, बल्कि इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज किया था। एक कार्क जैसी संरचना थी उसमें उन्होंने देखा था, लेकिन ये कैसी थी? मृत कोशिका थी। आगे देखते हैं सेल यानी कि कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें देखिए, इसमें केंद्रक जो होता है अविकसित होता है। किसमें कैसा होता है? इसमें अविकसित केंद्रक होता है। यानी कोशिका जो होता है ऐसे कोशिका होता है, कोशिका के अंदर ऐसे ऐसे केंद्रक होता है, और इसमें केंद्रक जो होता है केंद्रक सुविकसित नहीं होता है। लेकिन और यहीं पे देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा इस। और उसके बाद देखिए इसमें जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है, यानी इसे क्या कहते हैं? केंद्र को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्र को न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अलावा भी ये सुविकसित तो होता है, सुविकसित के अलावा इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसमें न्यूक्लियोलस भी पाया जाएगा। इसमें जब केंद्रक नहीं है तो न्यूक्लियस केंद्रिका भी नहीं पाई जाएगी। इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? केंद्रिका। जो देखिए ये सेल है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रिका होती है। जब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो इसमें इसका मतलब है कि केंद्रिका भी नहीं पाई जाएगी, यानी कि इसमें केंद्रक अविकसित होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। लेकिन इसमें केंद्रक कैसा होता है? सुविकसित होता है, यानी कि वेल डेवलपमेंट होता है, वेल डेवलप्ड होता है। उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है और केंद्रिका भी उपस्थित होती है। इसमें जैसे हो गया ब्लू ग्रेन एल्गी, यानी कि नील हरित शैवाल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद जैसे बैक्टीरिया हो गए, और इसमें यूकैरियोटिक में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो हैं ये यूकैरियोटिक में आते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका की एक संरचना देख लेते हैं, वेल डेवलपमेंट की कैसी होती है, इसमें केंद्र कैसे होते हैं, और सभी सेल ऑर्गेनेल कहते हैं कैसे होते हैं, इसको हम सब लोग बराबर देख लेते हैं। आइए उसके बाद देखिए ये है हमारा एक एनिमल सेल। इसके सबसे ऊपरी जो मेम्ब्रेन होती है इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी क्या कहते हैं इसे? सेल मेम्ब्रेन। यानी कि ये कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? ये कोशिका झिल्ली होती है। सबसे बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है ये कोशिका झिल्ली होती है। अगर यहीं पे पादप कोशिका में देखा जाए तो पादप कोशिका में यहीं जहाँ पे ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसके बाहर भी जो प्लांट सेल होता है उसमें जो है इसमें सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। लेकिन ये क्या है? एनिमल सेल है। इसका मतलब इसमें कि कोई सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बल्कि क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं ये हमारा सबसे बीच में जो है सेंटर में पोजीशन हुआ है जो है ये हमारा है न्यूक्लियस, यानी कि ये क्या है? केंद्रक। ये हमारा है केंद्रक। केंद्र के अंदर जो है ये है क्रोमैटिन थ्रेड भरा हुआ है। ये क्या है? क्रोमैटिन थ्रेड, जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद ये देखिए जो डेंस पार्टिकल होते हैं, डेंस संरचना होती है, यानी बहुत सघन संरचना होती है, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका उसे हिंदी में कहते हैं, उसे केंद्रिका कहते हैं। अब केंद्रिका की खोज किसने की थी? तो केंद्रिका की खोज जो है वो फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने। और आपको बता दो केंद्र की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 1831 ईस्वी में किया था इन्होंने। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज किया था, और न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका की खोज जो है वो किसने किया था? वो आपके फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद देखते हैं इसमें जो भरा होता है, जो द्रव्य भरा होता है, एक प्रकार का मैट्रिक्स भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम साइटोप्लाज्म, यानी कि एक प्रकार का प्लाज्म है।
और ये किस में पाया जाता है, सेल में पाया जा रहा है। तो किससे कहेंगे, सेल को हम लोग वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, साइटो, यानी कि इसके अंदर जो पाया जा रहा है उसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य होता है। उसके बाद ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। उसके बाद संरचना देख लेते हैं। ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये संरचना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। उसके बाद इस पे जो छोटी छोटी बूंद जैसी संरचनाएं पाई जा रही हैं, ये जो इन्हें क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। ये राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, ये राइबोसोम में होता है। उसके बाद देखिए ये संरचना माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी कि एक प्लांट सेल में यानी कि एक जो एनिमल सेल होता है उसमें जो है एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज भी कहा जाता है, अर्धस्वायत्त कोशिका कहा जाता है। क्योंकि अर्धस्वायत्त कोशिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वयं में इनमें इनका डीएनए पाया जाता है, जिसके कारण ये अपने समान प्रतिलिपि बना सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ये संरचना जो है, ये है गाल्जी बॉडी, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये क्या है, गाल्जी बॉडी है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। उसके बाद जो ये पोर दिखाई दे रहा है आपको, ये बीच में छिद्र दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, यानी न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन जो होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के बाहर का मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के बाहर का मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा, सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। उसके बाद देखिए ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें जो पोर दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर कहा जाता है। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी से एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी एनिमल सेल में, और काफ़ी अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।